हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट, जिसका दूसरा नाम होता है स्टॉक मार्केट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शेयर क्या होता है, मार्केट क्या होता है, कंपनी क्या होती है, एक्सेट्रा। इनकी डिटेल जान लेते हैं। शेयर मार्केट का मतलब होता है सेल और बाई कंपनीज ओनरशिप, मतलब कंपनी की ओनरशिप को खरीदा और बेचा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ स्टॉक। आज इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक डिसाइड करेंगे। टाइप ऑफ मार्केट, कि मार्केट कितने प्रकार का होता है। मार्केट दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम ओपन मार्केट के नाम से भी जानते हैं। मार्केट है तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ सेल या परचेज किया जाएगा। इसमें बात करते हैं हम क्या क्या सेल परचेज किया जाएगा। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, करेंसी एंड कमोडिटी, इन सब का सेल बाय किया जाता है। सेल बाय किया तो जाहिर सी बात है कोई प्लेटफॉर्म होगा। प्लेटफॉर्म है यहाँ पर एनएससी और बीएससी। एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों नेशनल लेवल पे टोटल 23 है, जिसमें से 2 ये हैं और बाकी के जो 21 बचे हैं वो रीजनल लेवल पे हैं। क्या हम एनएससी और बीएससी से शेयर या डिबेंचर वगैरह खरीद सकते हैं? नहीं, इसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी ब्रोकर की। ब्रोकर की कुछ लिस्ट आउट डाउन है, अप स्टॉक, जीरोधा, ग्रोस, शेयर खान, एंजल वन, 5 पैसा, एक्सेट्रा। बहुत सारे ब्रोकर हैं, उनमें से कुछ मैंने लिस्ट आउट किया है। आप इनकी मदद से ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी खरीद सकते हो। इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी शेयर क्या होता है। कि कंपनी बनती है तो उसकी कैपिटल डिसाइड होती है। कैपिटल को वो टुकड़ों में बांट देती है, पार्ट्स ऑफ कैपिटल, जिसको हम शेयर के नाम से, हिंदी में अंश के नाम से जानते हैं। इसका मतलब हुआ कि कंपनी ओनरशिप को टुकड़ों में बांट देती है। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसकी ऑथराइज टोटल कैपिटल है 10 करोड़। इसको टुकड़ों में बांटा 10 रुपए का टुकड़ा, तो इसके टुकड़े हुए 1 करोड़। अब अगर कोई 50 लाख शेयर ले लेता है तो वो 50% मालिक बन जाएगा। अब बात करते हैं शेयर कैसे करते हैं। पहले ऑफलाइन शेयर खरीदे जाते थे, फिजिकली जाना होता था स्टॉक मार्केट में और वहां ऐसे बिडिंग करनी होती थी, बोली लगानी होती है कि मुझे इस शेयर खरीदना है, मुझे ये वाला शेयर खरीदना है। ऐसे जब ये बोली अगर आपकी सक्सेसफुल हो जाती थी तो आपको शेयर मिल जाता था इस टाइप का। ऑफलाइन में शेयर सर्टिफिकेट मिलता था पेपर फॉर्मेट में। जैसे एग्जांपल के लिए हमने रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये शेयर सर्टिफिकेट यहां लिखा होता था कि ये शेयर सर्टिफिकेट है। ये कितने का शेयर है? 10 रुपए का एक शेयर है, जो कि बेचा भी 10 रुपए में गया था। यहाँ सर्टिफिकेट के नंबर हो गए थे, यहाँ उसका शेयर होल्डर का नाम था कि किसने शेयर खरीदा है, और यहाँ नंबर ऑफ है कि कितने शेयर खरीदे। जैसे इसने 50 शेयर खरीदे। इसके बाद ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। रिलायंस इंडस्ट्री, ये रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर सर्टिफिकेट है। यहाँ बता रखा है कि इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला था और 10 रुपए में बेचा गया था। कि यहाँ शेयर होल्डर की डिटेल आती थी कि क्या नाम है, किसने खरीदा है, उसकी डिटेल। बाकी की यहाँ नीचे आपको ये दिख सकते हैं कि 5 ओनली, कि 5 शेयर खरीदे गए हैं टोटल। तो पहले शेयर सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में मिलते थे, अभी डिजिटल फॉर्म में हो गए। इसको आप अपने पैसों से कन्वर्ट करके या लिंक करके देख सकते हो। जैसे कि आपको कोई सामान खरीदना है तो आपके जेब में 500 रुपए या हार्ड कॉपी में है, आप उससे खरीद सकते हो। या फिर आप उसको डिजिटल करेंसी, फॉर एग्जांपल आपने बैंक अकाउंट में जमा करा रखा है और आप फोन पे या गूगल पे एक्सेट्रा जो भी थर्ड पार्टी ऐप है उसके द्वारा आप पेमेंट करके सामान बाय कर सकते हैं। क्या आपने सामने वाली पार्टी को कोई हार्ड कॉपी में इस टाइप से पैसा दिया? नहीं, लेकिन उसके पास पैसा पहुंच चुका है। ऐसे ही अभी शेयर का हो गया। शेयर हार्ड कॉपी में नहीं मिलता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। उसके लिए आपको अकाउंट बनाना होता है। चलो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल। जब कंपनी बनती है तो एक कैपिटल डिसाइड होती है, जिसको हम ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। ऑथराइज कैपिटल जब भी एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो टोटल कैपिटल होती है कंपनी की, जिसको मैक्सिमम कैपिटल भी कहा जाता है। ऑथराइज कैपिटल में 2 प्रकार की कैपिटल होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम समता अंश पूंजी। दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
इसको हिंदी में अर्थ होता है पूर्वाधिकार अंश पूंजी। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब जिसके पास इक्विटी शेयर है वो मालिक होता है कंपनी में, और जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होता है ये मालिक की कैटेगरी में नहीं आता है। मेनली मालिक होता है इक्विटी शेयर वाला। प्रेफरेंस शेयर जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि पूर्वाधिकार अंश, कि इनको कुछ पूर्व अधिकार हैं पहले। तो क्या अधिकार है, जैसे कि अगर कंपनी को लाभ होता है तो कंपनी डिविडेंड बांटती है, मतलब लाभांश, अपना कुछ हिस्सा बांटती है शेयर होल्डर को जिसने पैसा लगा रखा है। उनमें पहला राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता है। ओके, अब बात करते हैं कि कैपिटल। कैपिटल को भी कई टुकड़े हैं इसमें, जैसे कि इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब होता है कि जो टोटल कैपिटल है ऑथराइज कैपिटल, उसमें से कुछ पार्ट इशू करा है पब्लिक को या फिर शेयर होल्डर को। एग्जांपल के लिए हमने करा है कि ये इश्यू कैपिटल हो गई 1000 करोड़ की। कंपनी ने चाहा कि 1000 करोड़ की कैपिटल इशू करना है। उसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। जो सब्सक्राइब है, जो इसमें इच्छा रखते हैं कि हम इसकी कैपिटल में अपना अंश रख सकते हैं या फिर अपना पैसा लगा सकते हैं, तो उसमें से हुआ 900 करोड़ रुपए की। ओके, अब बात करते हैं कि सब्सक्राइब के बाद आएगी पेड अप कैपिटल। इस 900 वाले में से कितने पर्सन हैं जो इनको पैसा देने के लिए राजी हैं। यहां हमने एग्जांपल लिया 800 करोड़। तो अब हमारे पास कि कंपनी इशू करना कितना चाहती है, 1000 करोड़। उसमें से ये कैपिटल में भाग लेने वाले कितने, 900 करोड़ के, और एक्चुअल में जिसने पेमेंट किया है वो कितने में, 800 करोड़। ओके, तो यहां आपको कैपिटल थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट है अपना कंपनी, कि जब शेयर है तो कंपनी की ओनरशिप होती है, ओनरशिप को खरीदा जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंपनी होती क्या है। कंपनी का मतलब होता है, कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट। मतलब कंपनी या तो कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनी हो, या फिर कंपनीज एक्ट 1956, या फिर इससे पुराने और भी हैं उनके हिसाब से बनी हुई है। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि अभी जो कंपनी बनी है, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिकल, ये कंपनी कब बनी है, 2013 के बाद। कंपनीज एक्ट इसके हिसाब से कंपनी है ये। ओके, अब इसके बात कर लेते हैं कि हम रिलायंस इंडस्ट्री या टाटा, ये भी कंपनी है। क्या ये 2013 के हिसाब से बनी है, नहीं, ये कंपनीज एक्ट 1956 या इससे पुराने कानून है जो उसके हिसाब से बनी हुई है। तो ये भी कंपनी है। ओके, अब बात करते हैं कि कंपनी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। कंपनी बहुत सारे कई प्रकार की होती है, जिसको हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक तो हो गई इंडियन कंपनी, कि एक तो इंडिया में जो रजिस्टर्ड हुई है, और एक जो फॉरेन में रजिस्टर्ड हुई है वो फॉरेन कंपनी। अभी इतना समझ लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर इंडिया में कोई कंपनी बनानी है तो कितने प्रकार की कंपनी बन सकती है। कंपनी के अंदर पार्ट खुलते जाएंगे। अभी एक ब्रीफली समझ ले, कंपनी के लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगी जिसमें पूरा डेप्थ में बताया जाएगी कि कंपनी क्या क्या होती है, कैसे बना जाएगी। इसमें हम सिर्फ शेयर मार्केट के पर्पज से समझ लेते हैं। ओके, अगर हम इंडिया में कंपनी बनाएंगे तो कंपनी बनाएंगे या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर हम बनाएंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट का मतलब कि इस पे जो भी मालिकाना हक होगा वो सिर्फ चुनिंदा पर्सन को होगा। पब्लिक का मतलब जो इसमें पैसा लगाएगा, पब्लिक लगाएगा, तो पब्लिक ही इसकी मालिक हो सकती है। इसके साथ एक और कंसेप्ट लिया गया था इसमें, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ओके, अब कौन कौन बना सकता है कंपनी, हम बात करते हैं। अगर किसी को वन पर्सन कंपनी बनानी है तो कम से कम कितना पर्सन होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए, वही वन पर्सन कंपनी बना सकता है। ओके, अगर किसी को प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम कितने पर्सन चाहिए, 2 पर्सन चाहिए, और अगर किसी को पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 7 पर्सन चाहिए, तो कंपनी बन जाएगी। ओके, अब ये तो हो गई मिनिमम की। क्या मैक्सिमम की लिमिट है, हाँ, ओपीसी में सेम ही लिमिट है कि एक भी मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी एक ही है। प्राइवेट में मिनिमम कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम जो शेयर होल्डर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, मेंबर 200 हो सकते हैं। यही बात करते हैं अगली बात पब्लिक की।
पब्लिक में कितने हो सकते हैं? इन्फिनिट, मतलब कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। इसलिए क्या होगी? पब्लिक कंपनी। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर किसी का पर्सनल पार्क है अपने घर के आसपास बना है, तो वहां पे वो प्राइवेट हो गया, वहां पे आप पब्लिक नहीं घूम सकती। एक पब्लिक का गार्डन है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, वहां पे आप कितने भी घूमे कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को, लेकिन प्राइवेट में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही सेम आप कंपनी से लिंक करें वापस, कि कंपनी अगर प्राइवेट है तो उसमें प्राइवेट पर्सन का ही हक होता है, जो पहले डिसाइड होते हैं। मैक्सिमम जो हमने कहा कि 200 पर्सन हो सकते हैं। और यही बात करते हैं पब्लिक की, पब्लिक में कितने हो सकते हैं? इन्फिनिट। जो पैसा लगाएगा वो मालिक बनता जाएगा। ओके, अब हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि कंपनी के कितने हैं, बहुत सारे प्रकार हैं कंपनी के। ओके, तो ये कुछ कंपनी के प्रकार हैं, इतने सारे कंपनी के होते हैं, इसको हम अलग वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम शेयर मार्केट के हिसाब से समझ रहे हैं, तो कंपनी अभी इस पे बात करते हैं। तो शेयर मार्केट के हिसाब से कंपनी दो प्रकार की हो सकती है, या तो लिस्टेड होगी या फिर अनलिस्टेड होगी। ओके, लिस्टेड का मतलब क्या होता है? जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी, मतलब जिसके शेयर पब्लिकली ऑफर किए जाएंगे खरीदने बेचने के लिए। और अनलिस्टेड का मतलब होता है कि पब्लिकली नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। ओके, इन दोनों में कुछ अंतर समझ लेते हैं कि अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके शेयर ट्रांसफर करने के लिए रिस्ट्रिक्शन होंगे, कि हर किसी को शेयर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। यही बात कर रहे हैं अगर हम लिस्टेड कंपनी के, तो उसके शेयर आराम से खरीदे या बेचे जा सकते हैं। अनलिस्टेड कंपनी है तो उसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं होती है। सिक्योरिटीज का हमने बात करी थी कि शेयर होते हैं, डिवेंचर होता है, बॉन्ड्स होते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या होते हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इनमें से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो वो कंपनी कौन सी मानी जाएगी? अनलिस्टेड कंपनी। ओके, लिस्टेड का मतलब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। स्टॉक एक्सचेंज हमने बताया था कि दो स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल लेवल पे, एक तो हो गया एनएससी और एक दूसरा हो गया बीएससी। ये नेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हैं, बाकी जो हैं रीजनल लेवल पे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी भी कौन सी होती है? अनलिस्टेड कंपनी होती है, उसको लिस्टेड करवाने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद पब्लिक कंपनी भी अनलिस्टेड हो सकती है। लिस्टेड कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी होगी। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा, सर हम पहचाने कैसे कि कौन सी कंपनी पब्लिक है या कौन सी कंपनी प्राइवेट है? और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि सर नेक्स्ट बात यह है कि लिस्टेड कंपनी कौन सी है, फिर अनलिस्टेड कंपनी कौन सी है? ओके, कुछ एग्जांपल है ये, जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी। इसका आप शेयर देखोगे तो ऑनलाइन गूगल पे क्लिक करोगे तो यहां आपको शेयर प्राइस मिल जाएगा। चलिए गूगल पे चलते हैं डायरेक्ट। ओके, यहां आपको टाइप करना है जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी। शेयर प्राइस, तो यहां आपको देखा होगा टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड शेयर प्राइस दिख रहा है यहां पे कि शेयर प्राइस अभी 1169.30 रुपए है। ओके, यहीं आप लिखिए स्विगी शेयर प्राइस, तो आपको शो होगा कि अनलिस्टेड शेयर मार्केट है जिसकी प्राइस 200 से 300 के करीब है, अभी उसकी प्राइस 360 है, पब्लिकली नहीं है। आप फिर दूसरा करिए कि अभी जो कंपनी जैसे कि ओला इलेक्ट्रिकल की शेयर प्राइस, इसकी भी आपको शो नहीं होगी। ये तो गूगल हो गया। और कहां देख सकते हैं आप आइए डायरेक्ट एनएससी या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पे, यहां एग्जैक्ट मिलेगी। एनएससी क्लिक करें, सबसे पहले आप आ जाएं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। यहां आपको दिखा होगा सर्च बाय कंपनी नेम, सिंबल और कीवर्ड। आप कुछ टाइप करें, जैसे कि हमने टाइप करा है अभी टाटा, तो टाटा से रिलेटेड जितनी भी कंपनी होगी वो शो कर देगा आपको किसकी शेयर प्राइस देखनी है, इस टाइप से। तो अब हमने कहा है कि सर हमें अनलिस्टेड देखना है कि है या नहीं, जैसे कि हमने कहा स्विगी, ये शो नहीं करेगा, नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब ये कंपनी लिस्टेड नहीं है। सर ये तो एनएससी है, बीएससी पे देख सकते हैं। ऐसे ही आप बीएससी पे टाइप करें बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहां टाइप करें। यहां भी आप सर्च करोगे तो यहां आपसे पूछ रहा है कि एंट्री सिक्योरिटी नेम, तो हमने बात यहां लिखते हैं वापस टाटा, तो आपको शो कर देगा। देखो ये टाटा से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है कि इनकी शेयर प्राइस क्या है। अब यहां पे भी हम स्विगी टाइप करेंगे तो यहां बोल रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब अनलिस्टेड कंपनी है।
तो यहां आपको समझ में आ गया हो कि सर अनलिस्टेड का मतलब शेयर प्राइस नहीं मिलेगी स्टॉक एक्सचेंज पर, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो शेयर प्राइस मिल जाएगी। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा, इन सब की आपको शेयर प्राइस मिल जाएगी। इसका भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि हमने यहाँ टाइप करा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसके बाद हमने बात करते हैं कि यहाँ देखो आपको शेयर प्राइस दिख रही है 2740। यही अगर हम बीएससी करें तो यहां हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, यहां पे भी देखोगे तो आपको शेयर प्राइस हो जाएगी 2740 रुपए। तो ये लिस्टेड कंपनी है। तो आई होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्टेड कंपनी क्या होती है और अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसकी शेयर प्राइस शो हो जाएगी, और अगर अनलिस्टेड कंपनी तो उसकी शेयर प्राइस शो नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट है, अभी हमने बात करी कि सबसे पहले आपको कंपनी पता होना चाहिए, क्योंकि शेयर किसका खरीदना है, कंपनी का। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कंपनी कौन सी है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, इनमें से कौन सी है। तो कुछ एग्जांपल है, आप बताएं इसमें से कमेंट करके कि कौन सी कंपनी है और कौन सी कंपनी नहीं है, कौन सी के हम लिस्टेड कंपनी है और कौन सी लिस्टेड नहीं है, इन सब का कुछ इनके लिए आप बताइए। ओके, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं अब तक का कि कंपनी बनती कैसे, मार्केट में शेयर आता कैसे है। सबसे पहले कोई भी पर्सन होगा तो वो एक बिजनेस एंटिटी क्रिएट करेगा, या तो वो सोल प्रोप्राइटर बनाएगा, मतलब अकेला आदमी स्टार्ट करेगा बिजनेस, या फिर किसी पार्टनर के साथ करेगा, या फिर वो कहेगा कि मुझे ज्यादा बड़ा बिजनेस करना है तो मैं कंपनी बना सकता हूँ। कंपनी वापस हमने कहते हैं कि या तो वो ओपीसी बनाएगा, वन पर्सन कंपनी, या फिर वो प्राइवेट लिमिटेड बनाएगा, या फिर पब्लिक लिमिटेड बनाएगा। ओके, अगर कंपनी के पब्लिक को शेयर बेचने हैं तो उसको लिस्टेड करवाना है, और अगर पब्लिक को नहीं बेचने हैं तो लिस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है, अनलिस्टेड रह सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कंपनी सारी अनलिस्टेड होती हैं। लिस्टेड करवाने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड करवाने हैं। स्टॉक एक्सचेंज कितने, टोटल स्टॉक एक्सचेंज है 23, जिनमें से के एनएससी और बीएससी ये किस पे, नेशनल लेवल पे। ओके, अब नेक्स्ट है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई कंपनी इज लिस्टेड और नॉट। अभी हमने कहा कि आपको सर्च क्या करना है, शेयर प्राइस सर्च करना है स्टॉक एक्सचेंज पे, और गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको शेयर प्राइस दिखा रही है तो इसका मतलब वो कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी है। दूसरा मेथड है कि आप कंपनी के आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब सिन नंबर से भी पहचान सकते हैं। ये आपको जब कंपनी की कंप्लीट वीडियो आएगी उसमें आपको देखने को पता चल जाएगा। तो अभी हम शेयर प्राइस से पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि तो आपको कंपनी समझ में आ गई है और शेयर समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं कि सर शेयर आता ही कैसे है मार्केट में। सबसे पहले क्या होगा, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, जिसको आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है कि कंपनी क्या काम करती है, कहाँ उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कौन कौन मेंबर है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसका पिछले 3-4-5 साल में जब तक का उसका प्रॉफिट क्या है, सेल्स कितनी है, एसेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, एक्सेट्रा, टर्नओवर क्या है। ऐसे ही कंपनी की मैनेजमेंट में टीम कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है कंपनी के लिए, नंबर्स ऑफ शेयर कितने हैं, लॉट साइज कितना रहेगा, मतलब एक साथ आपको कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे, क्या प्राइस पे खरीदना है, यूज ऑफ मनी, ये जो कंपनी पैसा ले रही है ये इसका यूज कहाँ करेगी, एक्सेट्रा डिटेल, ये सारी कहाँ लिखी होंगी, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस में। कंपनी ये प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। इसके बाद इन्वेस्टर एप्लीकेशन लगाते हैं। अब इन्वेस्टर जब एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो सब्सक्राइब करना चाहेंगे कि कंपनी के शेयर हमें भी खरीदना है इस टाइप से। अगर वो कंपनी 100% से ज्यादा एप्लीकेशन पहुंच जाते हैं कंपनी के पास तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और यही अगर कंपनी की 100% से नीचे आते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि सब्सक्रिप्शन जो भी है 90% से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी चांस होगा कि रिजेक्ट हो जाएगा आईपीओ में। आईपीओ हमने डिसाइड करा कि कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट मार्केट है, प्राइमरी मार्केट। ओके, आईपीओ के लिए जो पीरियड रहेगा कम से कम 3 दिन रहता है, मे बी कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3 दिन तो रहता ही है कि कंपनी ने अभी शेयर निकाला है और आप
एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसको इंटरेस्ट है और वो पैसा लगाए और खरीद सकते हैं। तो हम कह रहे हैं एप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, कि जब कंपनी के पास एप्लीकेशन मिल जाता है 100%, जितना शेयर खरीदना पब्लिक चाहती है और उतनी कंपनी एप्लीकेशन इशू कर रही है। मतलब पब्लिक को शेयर, एग्जांपल के लिए कंपनी 100 शेयर इशू करना चाह रही है और पब्लिक भी 100 शेयर लेने को एग्री करती है, तो वो एप्लीकेशन आगे चल जाता है। जैसे एप्लीकेशन कंप्लीट पूरी हो जाती है इस प्रोसेस के बाद, तो कंपनी अलॉटमेंट करती है शेयर को। जब आफ्टर सक्सेसफुल आईपीओ प्रोसेस, जब आईपीओ की प्रोसेस इनिशियल पब्लिक ऑफर प्रोसेस हो जाती है, तो कंपनी अलॉटमेंट कर देती है इन्वेस्टर को। ओके, और यहां हमारे पास शेयर अवेलेबल हो जाते हैं कि मार्केट में अब हम इस शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अभी आपको ये बेसिक ज्ञान हो चुका होगा। चलिए अब हम एक डिटेल में प्रोसेस करते हैं कि इशू कैसे होंगे मार्केट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर क्या होते हैं। शेयर दो प्रकार के होते हैं, हमने बात करी थी कि एक तो होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। कंपनी के पास दोनों ऑप्शन है, चाहे प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, दोनों में से कोई भी इशू कर सकती है। लेकिन अगर आपको मालिकाना हक चाहिए तो आप इक्विटी शेयर खरीदेंगे। इशू ऑफ शेयर, जब कंपनी इशू करती है तो शेयर, कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो एट पर पे करे, मतलब जितने का शेयर है उतने पे इशू करे, कि कंपनी कहेगी कि मेरे पास शेयर कितने का है, कंपनी कहेगी एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, और मैं बेचूंगी भी कितने के, 10 रुपए का, तो इसको बोलेंगे एट पर। इसके बाद कंपनी चाहे तो अपना प्रीमियम पे इशू कर सकती है। शेयर कितने का है हमारा, 10 रुपए का, इशू कितने पे करना चाह रही है, 15 रुपए, तो ये 5 रुपए का हो जाएगा प्रीमियम, तो इसको बोलेंगे इशू एट प्रीमियम। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है कंपनी के पास डिस्काउंट, कि कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। शेयर कितने का है, 10 रुपए का, इशू कितने पे कर रही है, 7 रुपए, तो यहां कंपनी डिस्काउंट पे। लेकिन ध्यान रहे कि कंपनी एक्ट में एक लॉ सेक्शन है कि कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट सेक्शन 54। आपने अगर कॉमर्स वाले हैं तो आपने पढ़ा होगा स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, वह उस केस में कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। ओके, अब बात करते हैं कि सर यहां तक हमने समझ लिया, हल्का हल्का समझ में आ गया। अब लेकिन एक थोड़ा सा एग्जांपल लेने जिससे हम प्रॉपर समझ में आ जाए कि शेयर एग्जैक्ट पॉइंट पे कैसे आता है, कि मार्केट में आया कैसे। जैसे अभी आपको देखेंगे, अभी कुछ मैं एग्जांपल बताऊंगा जो आप सर्च करके देखना, वो आपको शेयर नहीं मिलेंगे लेकिन उस डेट के बाद आपको शेयर मिल जाएंगे। तो चलो हम बात करते हैं कि कंपनी शेयर कैसे लेके आती है मार्केट में। तो एग्जांपल के लिए हमने कहा कि ABC कंपनी है एक, ओके, कंपनी को 750 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी के साथ बहुत सारे सोर्स ऑफ फंड होते हैं कि कंपनी कहां से पैसा ले सकती है। ओके, अब कंपनी के पास सबसे पहले ऑप्शन क्या होता है कि वो अपने रिलेटिव या फ्रेंड से बात करे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, आप लगाएं, मैं कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, या हम कंपनी को ग्रो करना चाह रहे हैं, अभी स्टेट लेवल पे है तो हम नेशनल लेवल पे जाना चाह रहे हैं, इस टाइप से। तो कंपनी कहेगी जब इनके रिलेटिव होते हैं तो यहाँ पैसा देखिए 750 करोड़ है, क्या इसके पास, नॉर्मल आदमी के पास होता है पैसा, मे भी हो सकता है और ना भी हो, तो हम बात करते हैं कि ये पैसा नहीं होगा। ओके, तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि पास इनके पास, चलो हम लोन ले लेते हैं, कि जैसे ही कंपनी लोन लेने जाएगी तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि कंपनी या तो जाएगी बैंक के पास, कि कंपनी किसके पास जाएगी, बैंक के पास, कि हमें लोन लेना है 750 करोड़ रुपए का। ओके, तो बैंक में भी दो तरह के बैंक होती हैं मेनली, उसके अंदर बहुत सारी बैंक होती है। ये आपको बैंकिंग चैप्टर में जब एक वीडियो आएगी कि बैंक से रिलेटेड, वहां आपको क्लियरली समझ में आएगा कि बैंक क्या है। अभी हम शेयर मार्केट के पर्पज से वापस, तो हम कह रहे हैं कि बैंक, जैसे आपको पता है कि सर बैंक दो प्रकार के हमारे हिसाब से, एक तो प्राइवेट होती है और एक गवर्नमेंट होती है। सर अगर प्राइवेट बैंक में जाओगे तो आपसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहती है, और यहीं आप गवर्नमेंट में जाओगे तो एज कंपेयर टू प्राइवेट इससे कम रहेगी इंटरेस्ट रेट। कि मान के चलो अगर एग्जांपल प्राइवेट में 10% है तो गवर्नमेंट में आपको चाहे मिले 10 पैसे कम तो रेट कम ही मिलेगी, इस टाइप से। तो हम बात कर रहे हैं कि सर अब
गवर्नमेंट की बैंक की और प्राइवेट बैंक। तो हमने बात ये अब मैंने थोड़ा सा बना रखा है, इसको मिटा देता हूं। ओके, तो कंपनी लोन लेने जाएगी बैंक के पास। गवर्नमेंट एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट बैंक हो गई एसबीआई। अब कंपनी कहेगी कि मुझे है ना 750 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। बैंक कहेगी कि 10% इंटरेस्ट पे मिलेगा, आपको ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है और कुछ सिक्योरिटी रखनी है और आपको लोन हो जाएगा इस टाइप से, और गारंटर वगैरह आप बताएं, वेरियस डिटेल मांगती है। तो यहां कंपनी की मैनेजमेंट टीम एंड फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत सारे होते हैं, वो सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि अगर हम लोन लेते हैं तो जो साल का कम से कम हमारा 75 करोड़ रुपए इंटरेस्ट तो जाना ही है। फिर कंपनी कहेगी, अगर मान के चलो कंपनी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट रह जाता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट बैंक नहीं प्रेफर करती है या लोन देने से मे बी हिचकिचाती है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास अगेन दूसरा ऑप्शन होता है। कंपनी क्या करेगी, फिर वापस कंपनी जाएगी प्राइवेट बैंक के पास। प्राइवेट बैंक के पास एग्जांपल के लिए हमने ले लिया एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआई, ये सारी कौन सी है, प्राइवेट बैंक। तो यहां जाएगी, यहां बात करेगी सारी सेम वही, वो भी बताएगी कि देखो आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, ये प्रैक्टिस रखनी है और आपको सिक्योरिटी रखनी है, ये सारी चीजें रखनी है और आपको हम लोन प्रोवाइड कर देंगे। यहां वापस अगेन मैनेजमेंट टीम डिसाइड करेगी, अगर हमने गवर्नमेंट से लिया है तो इंटरेस्ट कितना जा रहा है, 75 करोड़ साल का, और अगर हम यहां प्राइवेट से लेते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना जाएगा, 97.50 करोड़। तो ये साल का इंटरेस्ट तो जाना ही है, इवन दो चाहे प्रॉफिट हो कंपनी को या ना हो, लेकिन ये इंटरेस्ट 100% जाना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर यहां भी अगर बात नहीं बनती है कंपनी की, तो कंपनी के पास फिर अगेन एक ऑप्शन होता है कि कंपनी ने कहा कि देखो बैंक से सारी डिटेल नहीं हो पा रही है, हम चलते हैं एनबीएफसी के पास। तो एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी। इसका मतलब होता है कि ये सेविंग एंड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती जैसे बैंक खोलती है। बैंक क्या करती है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, वो आपका सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट दोनों ओपन कर सकती है, लोन भी दे सकती है। एनबीएफसी के पास होता है कि वो आपको लोन दे सकती है लेकिन सेविंग अकाउंट के टाइप का आपका अकाउंट नहीं खोल सकती है। एनबीएफसी में हम एग्जांपल लिया कि जैसे कि महिंद्रा फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एनी अदर जो भी है। तो यहां कंपनी अगर लोन लेना चाहेगी, उसने कहा कि कंपनी ने कि हमें 750 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो उन्होंने बोला कि देखो आपको लोन मिल जाएगा और इंटरेस्ट रेट रहेगी हमारी 18% पर एनम। तो यहां कंपनी की मैनेजमेंट टीम डिसाइड करेगी। अब उन्होंने देखा कि देखो अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, अगर गवर्नमेंट से लिया, प्राइवेट से लिया और या फिर हम एनबीएफसी पे लेते हैं, अगर गवर्नमेंट से लेते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना जाएगा, 75 करोड़ फिक्स। प्राइवेट से लेते हैं तो 97, और यहीं एनबीएफसी से लेते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना जाएगा, 135 करोड़ पर एनम। तो कंपनी यहां सोचेगी कि अगर मैं लोन लूंगी तो मेरी जो फिक्स कॉस्ट लगेगी कि चाहे मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन मुझे 135 करोड़ इस केस में तो देने ही होंगे, यहाँ 97.50 करोड़ रुपए देने होंगे और यहाँ 75 करोड़ रुपए देने होंगे, तो कोई नहीं रुक सकता है। तो ये अल्टीमेटली कंपनी का नुकसान होने वाला, एक्सपेंस जाने वाले। तो कंपनी के पास फिर एडवाइजर बैठे हैं और वहां पर एक और ऑप्शन निकल जाता है कि हम दूसरा ऑप्शन बताते हैं, आप लोन ना लो, यहां आपको इंटरेस्ट रेट देनी पड़ रही है इतनी ज्यादा, एक मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूं जहां से आपके पास फिर पैसा आ सकता है। ओके, फिर यहां निकल के आता है डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, सेम एक तरह का एक पेपर फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग पढ़ा था शेयर सर्टिफिकेट, स्टार्टिंग में देखा था ना एसबीआई का, सेम ऐसा ही होता है। उसमें शेयर सर्टिफिकेट की क्या लिखा होता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर लिखा होता है। ओके, ये क्या होता है, यहां कंपनी की, अब इन दोनों में आप कंपेयर करोगे, देखोगे कि अगर कंपनी लोन ले रही है तो कंपनी को इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड करके दे रही है, एनबीएफसी डिसाइड करके। लेकिन जैसे ही कंपनी अगर डिबेंचर इशू करेगी तो यहां कंपनी खुद डिसाइड करेगी, वो कहेगी देखो हमें ना
9% पे ब्याज पे देंगे या 8% ब्याज पे देंगे, जो हमें कंपनी में पैसा देगा और बदले में हम उसको डिबेंचर देंगे, मतलब एक पेपर फॉर्मेट का सर्टिफिकेट आता था, ऐसे ही आप डिजिटल फॉर्म में आएगा। तो उसमें जैसे कि आपने इससे आप लिंक कीजिए कि एफडी सर्टिफिकेट, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। जब आप बैंक में एफडी कराते हो तो आपको एक पेपर फॉर्मेट में एक बॉन्ड देते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये बैंक है और आपने इतना पैसा जमा कराया, इतने साल बाद आपको पैसा वापस मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा और आपको लमसम अमाउंट 5 साल 10 साल बाद इतना बार टोटल अमाउंट आपको मिलेगा। तो ये आपको मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही डिबेंचर में कंपनी डिसाइड करती है कि आपको इतना पैसा देना है, ये हमारे पास डिबेंचर है, फॉर एग्जांपल 10 डिबेंचर हैं, 10 डिबेंचर, एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपए है, तो आप ले सकते हो, 1000 रुपए दो और आपको 10 साल में, 20 साल में या 30 साल में हम आपको रिटर्न कर देंगे। ओके, तो कंपनी डिबेंचर के केस में मैक्सिमम 30 साल तक पैसा रख सकती है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, अदरवाइज कंपनी 20 साल में रीपे कर देती है। अगर ओके, तो अब कंपनी को कितना पैसा चाहिए? 750 करोड़। तो कंपनी यहां पे क्या है, कंपनी के पास पावर है कि कंपनी रेट खुद डिसाइड करेगी। जैसे कि यहां इन्होंने कहा है कि हम 8% पर एनएम पे इंटरेस्ट देंगे, और हमें कितना पैसा चाहिए कि अगर हमारा डिबेंचर कितने का, 100 रुपए का, जिसको हम 120 रुपए में बेचेंगे, जिसको लेने तो हमें कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे? 625 करोड़। तो हमारे पास पैसा कितना आ जाएगा? टोटल 750 करोड़ रुपए आ जाएगा। ओके, और इस पे जो इंटरेस्ट जाएगा वो कितना जाएगा? 50 करोड़। ये इंटरेस्ट कैसे निकला? देखो, शेयर के डिबेंचर कितने इशू करे आपने? 625 करोड़। वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। आपने बेचा 120 का, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो 100 रुपए के हिसाब से करना है। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 625 करोड़ के हिसाब से 8% निकालोगे तो 50 करोड़ हो जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट पे करना है। यहां और यहां, इन तीनों में आप कंपेयर करोगे तो देखो, आपके पास गवर्नमेंट बैंक के कंपैरिजन में भी 25 करोड़ रुपए का बेनिफिट तो हो ही रहा है। लेकिन फिर भी यहां पे भी एक है कि सर यहां पे भी 50 करोड़ तो इंटरेस्ट का जाएगा ही, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो फिर कंपनी के मैनेजमेंट टीम ने डिसाइड किया, फाइनेंशियल एडवाइजर बैठे हैं, उन्होंने कहा देखो एक और ऑप्शन बताते हैं, आपको ये पसंद नहीं आया तो एक और ऑप्शन बता देते हैं, हम वहां से पैसा रेज कर लें आप। तो यहां आती है शेयर की बारी। तो ऐसे आती है शेयर मार्केट में। तो कंपनी कहेगी देखो आपको क्या करना है, आपकी 100% हिस्सेदारी अभी, कि अभी जो आप पर्सन है, जो भी इसमें डिसाइड है, वो 100% मालिक है। आप क्या करो, इसमें से कुछ परसेंटेज बेच दो पब्लिक को। तो आपके पास पैसा आ जाएगा। तो अब जब हम शेयर की जब करेंगे तो उसमें की पॉइंट ध्यान रखना। देखो ऑथराइज कैपिटल कितनी है, जैसे कि 2 करोड़ है 10 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 20 करोड़। टू बी इश्यूड 50 लाख 10 रुपए के। इशू शेयर कितने के? 1500 रुपए पर शेयर। एप्लीकेशन रिसीव्ड ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन, अभी पढ़ा था हमने कि अगर हमारे पास 50 लाख शेयर खरीदने से ज्यादा एप्लीकेशन आता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन, और 50 लाख शेयर से कम खरीदने के लिए आए तो अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन कितने होने चाहिए सर? 90% से कम नहीं होना चाहिए। ओके, इसको चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं कैलकुलेशन के, जिससे आपको प्रॉपर आएगा। एक्सेल में चलते हैं। कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल हो गई 20 करोड़। कंपनी की कैपिटल कितनी होगी? 20 करोड़। कंपनी जब बनी थी उन्होंने डिसाइड करा कि हमारी कैपिटल कितनी है? 20 करोड़ है। ओके, उन्होंने कहा कि देखो हमारे शेयर की प्राइस कितनी होगी? 10 रुपए। 10 रुपए हमारे शेयर की प्राइस है। तो इस हिसाब से अगर कंपनी अपनी कैपिटल के टुकड़े करे तो कितने टुकड़े होंगे? 2 करोड़ टुकड़े हो जाते हैं। अब कंपनी में शेयर होल्डर है, हमने कहा कि सर कंपनी जब बनी होगी तो या तो फिर वो ओपीसी बनी होगी, हमने कहा सर ओपीसी शेयर नहीं बेच सकती, या फिर प्राइवेट बनी होगी तो प्राइवेट भी शेयर नहीं बेच सकती। शेयर कौन बेच सकती है? सिर्फ लिस्टेड कंपनी, पब्लिक को। लिस्टेड कंपनी कौन होगी? पब्लिक कंपनी। ओके, तो पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने होंगे शेयर होल्डर? 7। सर
शेयर होल्डर हमने डिसाइड कर लिए, ए, ये नाम ले लिए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। इस हिसाब से तो होल्डिंग कितनी हो गई इनकी, अब इन्होंने होल्डिंग रख रखी, जैसे कि ए ने कितना होल्ड कर रखी है 25%, बी ने कितनी होल्डिंग कर रखी है 20%, सी ने 15, डी ने 10, एक्स वाई जेड ने भी 10-10। तो इनके पास टोटल शेयर 2 करोड़ में से शेयर कितना हो गए, ओके 25 इनका निकालें तो 50 लाख शेयर हो गए इनके पास। 25% इसका निकाले तो ए के पास कितने शेयर हो गए 50 लाख, बी के पास कितने हुए 40 लाख, सी के पास कितने हुए 30 लाख, डी के पास कितने हुए 20 लाख, एक्स के पास भी 20 लाख और वाई के पास भी 10 लाख, ऐसे। तो टोटल ये 2 करोड़ शेयर ऐसे इन्होंने बांट रखे। अब हम कहते हैं कि कंपनी शेयर बेचना चाह रही है, कितना 25%। तो 25% किसका, इसका टोटल का निकाला 25%, तो कितना आया 50 लाख। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर, ओके 25। अब इनसे सबसे बात करेगी कंपनी मैनेजमेंट टीम कि आप में से कौन कौन अपना शेयर बेचना चाह रहे हैं और कितना बेचना चाह रहे हैं। ओके, तो इन्होंने कहा कि देखो ए ने ये बोल रहा है कि सर मैं इसमें से शेयर कितना बेच सकता हूँ, मेरे पास 50 लाख है, मैं 12 लाख शेयर बेच दूंगा इसमें से। ऐसे बी से पूछा गया कि आप कितना बेचना चाहोगे, उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख दे दूंगा। सी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं 6 लाख शेयर बेच दूंगा। डी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं 6 लाख दे दूंगा। ऐसे ही एक्स से पूछा गया, वाई से पूछा गया, जेड के, उन्होंने कहा कि मैं 4 लाख दे दूंगा, मैं भी 4 लाख बेच दूंगा और मैं 8 लाख बेच दूंगा। इस हिसाब से सबने मिला के 50 लाख शेयर निकाल दिए। ओके, तो अब टोटल जो शेयर हो गए कितने हो गए 50 लाख। आपने कहा कि शेयर कितने का है 10 रुपए का, हम बेचेंगे कितने का 1500 का, तो टोटल अमाउंट कितना जाएगा 750 करोड़। ठीक है, यहां कंपनी के पास पैसा आ जाएगा इतना। तो आप जब देखोगे, अब जो ये शेयर होल्डर है जो स्टार्टिंग वाले थे ए बी सी, अब इनके पास शेयर भी बच रहे होंगे। अब इसके पास कितने बच रहे हैं, ये निकाल देते हैं अभी 50 माइनस 12, ओके 38 लाख इसके पास बच रहे हैं। और ऐसे ही इन सबके कैलकुलेशन निकाल देंगे एंटर करके, तो टोटल 30 लाख इसके पास बच रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए सर 1.5 करोड़ शेयर तो अभी इनके पास है। ओके, तो ए के पास कितनी होल्डिंग बची है 19%, बी के पास कितनी बची है 15%, सी के पास 12%, ऐसा टोटल मिलाकर अभी कितनी परसेंट है 75% होल्डिंग है। मतलब जब भी कोई कंपनी में डिसीजन लेना होगा तो जिसकी ज्यादा मेजोरिटी होगी उससे होगा। अब इन्होंने कहा कि देखो हम 25% शेयर बेचते हैं, ठीक है 25% कोई 1% नहीं लेगा तो किसी की चलेगी नहीं। अगर 1% लेगा तो उसके ज्यादा हो जाएंगे सबसे, क्योंकि सबसे ज्यादा किसके हैं अभी ए के 19%। हम पब्लिक में बेच देंगे शेयर, पब्लिक में अलग अलग इन्वेस्टर होंगे और उनको अलग अलग बेचना होगा, तो किसी के पास भी 25% नहीं जाएगा, सबके पास कुछ कुछ परसेंट जाएगा, किसी के 1%, किसी के पास 2%, एक्सेट्रा बहुत सारी पब्लिक हो जाएगी और डिसीजन मेकिंग होगी तो हम सब मिलके डिसाइड कर लेंगे इस टाइप से। तो अब आई होप सो आपको एक कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे कंपनी शेयर इशू करना चाह रही है और क्यों करती है। ओके, तो अब यहां पे अब बात करते हैं कि सर पैसा कौन लगाएगा। जो पैसा लगाता है कंपनी में आईपीओ के लिए, आईपीओ, जो आईपीओ में पैसा लगाता है उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। अब इन्वेस्टर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इसका मतलब होता है कि ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होती है इनकी 2 लाख रुपए तक, ये 2 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें FFI मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी शामिल किया जाता है। और इसमें क्या आता है, बैंक आती है, इंश्योरेंस कंपनी आती है, पेंशन फंड आता है, मैसिव मनी इन्वेस्टमेंट कंपनी
क्योंकि ये सारे के सारा पैसा बहुत सारा लगाता है कंपनी में, तो कंपनी क्या करती है, इनको प्रेफरेंस देती है। प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता देती है। कंपनी कहती है कि आप पहले शेयर आपको पूरा मिले जाएंगे जो आप खरीदना चाहेंगे हम, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा हम इनको दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी इन 25% का 25% इन सबको दे दें, सबको शेयर मिलता है। ओके, जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उनका क्राइटेरिया सेट होता है। ओके, इसके बाद आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि एचयूएफ बना रखा है, किसी ने कॉर्पोरेट या कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो किस में आते हैं, NII में। इसके बाद हम करते हैं कि HNI, हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है, मोर देन 2 लाख, तो 2 लाख से जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हाई नेट इन्वेस्टमेंट में आते हैं। इसके बाद आते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लाइक बैंक, LIC, म्यूचुअल फंड। ये सब कहाँ करती हैं, ये जो पैसा इन्वेस्टमेंट करती है तो इनको बोला जाता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो आपने देखा होगा, अपन जब बैंक में पैसा रखते हो, बैंक के पास कई ऑप्शन होते हैं कि बैंक एक तो पब्लिक को लोन देती है या कंपनीज को लोन देती है, और जो पैसा बचा होता है वो इन्वेस्टमेंट कर देती है अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, तभी तो वो आपको ब्याज वगैरह देती है इस टाइप से। अदरवाइज बैंक के पास कोई पैसा थोड़ी आता है, बैंक इसी टाइप से पैसा कमाती है। और ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट इंडिया। तो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि टाइप्स ऑफ मार्केट कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, वन इज प्राइमरी मार्केट जिसका नाम होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी शेयर इशू करना चाहेगी फर्स्ट टाइम तो डायरेक्ट पब्लिक को, तो उसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी IPO के थ्रू इन सब से कांटेक्ट करती है। ये फर्स्ट मार्केट, मतलब पहले खरीदार हुए, ये फर्स्ट खरीदने वाले हैं। कंपनी डायरेक्ट इनको शेयर बेच देती है, इसके बाद इनके पास जैसे शेयर आते हैं ये फिर सब के सब किस में बेचते हैं, ओपन मार्केट में, NSE, BSE, यहां से पब्लिक खरीदती है। जब IPO सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपनी के शेयर क्या होते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं ओपन मार्केट में। ओके, अब इसमें सबके लिए NSE, BSE प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जो कि सेबी से गवर्न। सेबी क्या है कि जब इनमें से कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाता है उसको रेगुलाइज करने का काम करती है सेबी डिटेल में। ओके, तो अब बात करते हैं कि सर ये मार्केट हो गया, अब इनमें से इनको फायदा और नुकसान भी तो होना कुछ होगा। जैसे कि अब बात करते हैं कि कंपनी के लिए क्या होता है, कंपनी को देखो विदाउट इंटरेस्ट अमाउंट मिल गया, कंपनी को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, ये सेविंग होगी। अगर हम लोन लेते तो वहां हमको कितना देना पड़ रहा था, मिनिमम 75 करोड़ रुपए देने पड़ रहे थे। डिबेंचर इशू कर रहे तो कम से कम 50 देने पड़ रहे थे, तो वो अमाउंट बच गया अपना, सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ रही। ट्रांसफर शेयर, इन्वेस्टर एट लोवेस्ट, आसानी से शेयर इन्वेस्टर को बेच दिया, ज्यादा कॉस्ट नहीं आ रही। दूसरी बात, किसी एक पर्सन के पास नहीं है तो डिसीजन मेकिंग भी आराम से वापस वो इन्वेस्टर बाकी के जो स्टार्टिंग में थे वही कर सकते हैं, क्योंकि 25% किसी एक पर्सन के पास नहीं जाएगी, तो ये कंपनी को फायदा हो गया। तो कंपनी इसलिए IPO कर रही है और पैसा आ जाएगा उसके पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर इन्वेस्टर के लिए क्या फायदा होगा। इन्वेस्टर गेट शेयर एट लोवेस्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कंपनी से खरीदे तो उनको कम प्राइस पे शेयर मिल गया, और इन्वेस्टर अब इस सेल को शेयर्स को आसानी से सेल कर सकते हैं ओपन मार्केट में। जब कंपनी लिस्टेड होगी तो 99% यही होता है कि कंपनी लिस्टेड होती है तो उस प्राइस से ज्यादा ही होगी। 99 कुछ केस में होता है कि कंपनी कम प्राइस पे लिस्टेड हो, अदरवाइज जैसे कि एग्जांपल के लिए पेटीएम इशू प्राइस से भी कम पे हुई थी। ऐसे रेयर केस होता है, अदरवाइज मैक्सिमम ज्यादा ही प्राइस पे होती है लिस्टेड। ओके, नेक्स्ट, तो अब आपको समझ में आ गया कि शेयर मार्केट होता क्या है, कंपनी क्या होती है, मार्केट क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एक्सेट्रा। तो अब जो शेयर आ रहे हैं मार्केट में, आप देखना अपकमिंग शेयर कौन कौन से हैं। न्यू शेयर्स लॉन्चिंग,
कौन कौन से हैं, जैसे कि IBL फाइनेंस लिस्टिंग आज कितने तारीख है, 14 तारीख है, 14 जनवरी 2024। तो ये शेयर कब आएगा, 16 जनवरी 2024 को। आप गूगल पे टाइप करना, आपको शेयर प्राइस नहीं मिलेगा, नहीं स्टॉक एक्सचेंज पे। ज्योति CNC ऑटोमेशन ये शेयर भी नहीं मिलेगा। चलो गूगल पे चलते हैं, अभी देख लेते हैं। आ जाओ स्टेज पे, यहाँ पे टाइप करते हैं ज्योति CNC, टाइप करो, सर्च करो। नहीं ना, इसमें जैसे ही आप गूगल पे टाइप करते हैं, ज्योति CNC ऑटोमेशन, शेयर प्राइस अभी नहीं आ रही है। तो यहाँ देखिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी IPO के बाद चल रही है। ये कब आएगी, 16 जनवरी। आप परसों सर्च करके देखना, परसों या परले दिन आपको शेयर प्राइस शो हो जाएगी कितने पे लिस्टेड हुई है। अभी इसकी प्राइस कितनी है कि कंपनी 51 रुपए में बेचना चाह रही है एक शेयर। ओके, इसके बाद ज्योति CNC, इसने कितने में बेचना, 315 से लेके 331 रुपए में शेयर बेचना चाह रही थी। अब जो ये तो लिस्टेड हो जाएंगे, इसके बाद फिर आप डेमो के लिए और देखना। अभी ये नई कंपनी आ रही है, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया, न्यू स्वान मल्टीटेक, श्री मारुति नंदन ट्यूब, ये 3 शेयर और नहीं आ जाएंगे। 2 तो ये हो गए, 5 शेयर आप देखने को मिलेंगे। आज आप अगर आप सर्च करोगे तो इन 5 में से किसी के शेयर प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप 19 तारीख के बाद सर्च करके देखोगे तो ये सारे शेयर प्राइस आपको दिखने को मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम, जैसे कि इन्होंने अभी आपको समझ में आएगा कि पैसा कैसे क्यों के ले रही है। ओपन डेट कि इन्होंने कहा कि 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक हम आपको टाइम पीरियड दे रहे हैं। जिस पर्सन को भी या जिस जो भी इन्वेस्टर है वो शेयर खरीदना चाह रहा है तो आप खरीद सकते हैं, एप्लीकेशन लगाएं। ओके, इशू प्राइस कितनी रहेगी, ये 51 से लेकर 54 रुपए तक आपको शेयर खरीद सकते हैं। लॉट साइज कम से कम 2000 शेयर खरीदने होंगे आपको। ऐसे ही न्यू सेवन मल्टीटेक है, इसने कहा कि देखो 11 तारीख से वापस वही 15 तारीख तक हमारी डेट रहेगी जिसपे आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। इशू प्राइस 62 से लेके 66 रुपए तक खरीदना है। लॉट साइज कम से कम 2000 शेयर खरीदने हैं आपको। ओके, IPO डेट, बेसिक ऑफ अलॉटमेंट, जहां इन्होंने जो भी एप्लीकेशन लगाई है यहाँ पर उनको बेसिक ऑफ अलॉटमेंट शेयर कब मिलेंगे, 16 जनवरी को। ओके, जिनको शेयर नहीं मिला तो उनका पैसा डूबेगा नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है कि इनिशियल ऑफ रिफंड, 17 जनवरी से उनको पैसा वापस रिफंड होने लग जाएगा। और क्रेडिट ऑफ शेयर, और जिनको अलॉटमेंट हो गया तो उनको क्रेडिट डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। और 18 जनवरी को लिस्टिंग डेट है, तो यहाँ मार्केट में शेयर आ जाएगा। अभी कहाँ चल रहा है, ओनली इन्वेस्टर और कंपनी के बीच। 18 तारीख के बाद ओपन मार्केट में जाएगा। आप सर्च करके देखना, ऑस्ट्रेलिया प्रीमियम सोलर इंडिया और न्यू स्वान मल्टीटेक, ये 18 जनवरी को शेयर मिलेंगे। और ये IBL फाइनेंस, ज्योति CNC ऑटोमेशन, ये आपको 16 जनवरी के बाद मार्केट में शेयर प्राइस देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही नए एक और आ रही है, श्री मारुति नंदन ट्यूब्स, इसका ओपन डेट होगी 12 जनवरी 2024। इसकी एप्लीकेशन जो एंड होगी 16 जनवरी 2024 को। इशू प्राइस कितनी है कि एक शेयर कितने का, 143 रुपए का। आपको कम से कम कितना खरीदना, 1000। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आपको अलॉटमेंट की प्रोसेस होगी। जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उसको रिफंड हो जाएगा 18 जनवरी से, और जिसको अलॉटमेंट है उनके अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे। और 19 जनवरी को लिस्टिंग होगी शेयर। तो ये वाला शेयर कब दिखेगा आपको, 19 जनवरी को। चलिए, यहां तक आज हम वीडियो में बात करें, तो अब एक बार हम समरी में बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो आई होप आपको, तो अब आपको समझ में आता रहेगी। जैसे कि हमने बात करी सर शेयर और स्टॉक। शेयर क्या होता है, शेयर एक सर्टिफिकेट होता है जो अभी डिजिटल फॉर्म में आता है। शेयर मीन्स कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल में को टुकड़े में बांटी होती है, उस टुकड़ों को कंपनी बेचती है। मीन्स कंपनी अपनी ओनरशिप को बेचती है, जिसको हम कहते हैं शेयर, या फिर दूसरा नाम होता है स्टॉक। एंड इस टाइप
शेयर के कितने टाइप है? दो प्रकार हैं। एक तो हमने कहा था एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी का मतलब होता है मेन मालिक, प्रेफरेंस का मतलब होता है लाभांश लेने के पूर्वाधिकार। इस टाइप से होता है। मेन मालिक कौन होता है? इक्विटी शेयर। इसके बाद हमने डिसाइड बात करी थी कि कंपनी, सर कंपनी क्या होता है? कंपनी मींस ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब जो 2013 चल रहा कानून उसके अनुसार बनी होनी चाहिए या फिर उससे पहले के कानून बने हुए जैसे कि 1956 उसमें बनी होनी चाहिए, तो उसको कंपनी माना जाएगा। कंपनी के टाइप कितने थे? हमने कहा कि कंपनी, सर कंपनी के टाइप थे, हमने मेल, बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन हमने उसको दो भाग में बांटा था। दो भाग में कौन कौन से? एक तो इंडियन कंपनी जो इंडिया में बनी होगी वो इंडियन कंपनी, और जो फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड होगी उसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा। इसके बाद हमने शेयर मार्केट के हिसाब से करा कि इसको अगेन हमने दो कंपनी में बांटा था, एक लिस्टेड कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब जिसके कंपनी के सिक्योरिटीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होगी उसको कंपनी को लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। इसकी शेयर प्राइस ओपन मार्केट में भी देख सकते हैं या फिर गूगल पे आपने सर्च करके अभी सर्च करके देखा तो वहां से हो जाएगी, तो वो कंपनी कौन सी है? लिस्टेड। दूसरा आइडेंटिफाई किया जाता है, बोला था कि हमने उसका सिन नंबर से भी देख सकते हैं। इसकी डिटेल्ड में जब कंपनी का टॉपिक आएगा एक वीडियो प्रॉपर कंपनी क्या होती है उसमें डिस्कस हो जाएगा। अभी आप हमने बताया था कि एक तरीका कि आप शेयर प्राइस लिख के देख सकते हैं कि वो लिस्टेड है या नहीं है। इसके बाद हमने बात करी थी सोर्स ऑफ फंड फॉर कंपनी। कंपनी के पास पैसा लेने का कौन कौन से जरिया है? तो हमने कहा कि सर कंपनी के पास या तो वो रिलेटिव से ले सकती है या फिर वो लोन ले सकती है। लोन के लिए केस में या तो वो बैंक से लेगी या फिर एनबीएफसी से लेगी। बैंक में दो प्रकार होते हैं, एक तो गवर्नमेंट बैंक और एक प्राइवेट बैंक। गवर्नमेंट बैंक जैसे कि एसबीआई, प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी, एक्सिस वगैरह। एनबीएफसी में जैसे हमने वो लिया था एग्जांपल मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस एक्सेट्रा। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी में क्या बताया था हमने कि हमने बताया था कि शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा इनको क्या माना जाएगा? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ओके। इसके बाद हमने बात करी थी कि टाइप ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कितने प्रकार का था हमने इसमें डिसाइड किया कि सर इसकी नेट वर्थ होती है 2 लाख से, नेट इन्वेस्टमेंट करता है वो 2 लाख से कम वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद 2 लाख से ज्यादा करता है तो वो क्वालिफाइड, सॉरी उसमें आता है इंस्टीट्यूशनल में 2 लाख से ज्यादा करता है। उसके बाद हमने बात करी थी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होता है जैसे कंपनी, बैंक, एलआईसी, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। ये सारे कौन से इन्वेस्टर में बात करी थी। इसके बाद हमने करी थी कि टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने प्रकार के होते हैं? हमने कहा था कि सर मार्केट दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होता है प्राइमरी मार्केट, मतलब यहाँ कंपनी और इन्वेस्टर डील करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा सेकेंडरी मार्केट, यहाँ जो आईपीओ से शेयर खरीदे जिनने इन्वेस्टर ने वो पब्लिक को बेचते हैं। इसके बाद हमने कही थी कि स्टॉक एक्सचेंज, इन सबको डील करने के लिए क्या हुआ? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कौन है? नेशनल लेवल पे दो हैं, एक तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। टोटल कितने हैं? 23, जिसमें से 21 कौन से हैं? रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे दोनों। इसके बाद हमने बात करी थी कि ब्रोकर। ब्रोकर कौन होगा? डायरेक्ट हम एनएससी और बीएससी से शेयर नहीं खरीद सकते, तो उसके बीच में एक ब्रोकर रहता है जो हमें शेयर खरीदने या बेचने के लिए हेल्प करता है। आप स्टॉक, ग्रो, जीरोधा, 5 पैसा एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। हमने उनमें से कुछ नाम आइडेंटिफाई किए, तो आप इनमें से किसी के भी थ्रू हेल्प ले सकते हैं, मतलब अपना अकाउंट बनाने, हेल्प के इन द सेंस आपको अकाउंट बनाना है और जब आप शेयर परचेज कर सकते हो। ओके। ब्रोकर पे आपको एक तो डीमेट अकाउंट खोलना होगा और एक ट्रेडिंग अकाउंट, शॉर्टकट में डीटी। जब आप डीमेट अकाउंट बना लोगे तो आपको जब शेयर खरीदना है तो वहां आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे कि होल्डिंग पोजीशन ऑफ शेयर। जब आप शेयर खरीद रहे हो तो आपसे पूछेगा कि आपको इंट्राडे खरीदना है या
डिलीवरी खरीदना है। इंट्राडे का मतलब आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब आज खरीदा है आपने और आप उसको बेचोगे कल, परसों, परले दिन, 10 साल बाद, 20 साल बाद, उसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी। ओके, तो आई होप सो यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई होगी पूरी की पूरी। और फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई टॉपिक समझ में ना आए जिससे हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी। ओके, तो अभी हम बात करते हैं, इसमें एक और लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा कि हाउ टू बाई ए शेयर। शेयर बाई करने के लिए हमने बताया सर सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट मतलब जहां आपके शेयर्स रखे जाएंगे, ट्रेडिंग मतलब शेयर खरीदोगे और बेचोगे इसके बाद। तो सबसे डीमेट अकाउंट के लिए सबसे क्या करना है आपको? सेलेक्ट ब्रोकर। ये सारे ब्रोकर हैं और भी बहुत सारे हैं, आप इसमें से कोई भी एक ब्रोकर सेलेक्ट करें जिसमें आपको डीमेट अकाउंट बनाना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म होगा जहां आपको डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग, अगर आपसे ये ओपन बेसिक डिटेल पूछनी होगी। डॉक्यूमेंट में आपके पास क्या होना चाहिए? एक तो पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। पैन कार्ड आपके इनकम टैक्स पर्पज के लिए, आधार कार्ड आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, और एड्रेस प्रूफ के लिए। बैंक अकाउंट आपसे जो आप शेयर मार्केट में डील करोगे तो वहां आपको जो अमाउंट होगा उसका पेमेंट और रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट देते हो, तो ये डिटेल इसलिए मांगी जाती है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है सर बैंक अकाउंट क्यों मांगा जाता है? बैंक अकाउंट इसके लिए होता है, बैंक अकाउंट से डायरेक्ट नहीं होता, बैंक अकाउंट से तीन टाइप्स होते हैं, 1, 2, 3। पहले आप अकाउंट खोलोगे बैंक अकाउंट से डायरेक्ट, पहले इनमें से किसी में एक पैसा डालोगे जिसमें आपने डीमेट अकाउंट खोला, यहां से आप शेयर बाई खरीदोगे इनके थ्रू। जब शेयर बेचोगे तो पैसा इस अकाउंट में आएगा, फिर यहां से आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लेगे। तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कोई लिंक नहीं होता है कि डायरेक्ट कि बैंक से पैसा चला जाएगा बैंक में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको फर्स्ट इनमें से किसी ब्रोकर पे एक से डील करनी होती है, यहाँ पहले पैसा आएगा और यहीं से पहला पैसा वापस बैंक में जाएगा, डायरेक्ट बैंक से अकाउंट में नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सर हमारा डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट हमने ओपन कर रखा है, या अगर नहीं कर रखा है तो इसमें कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 दिन लगता है, और डिपेंड करता है कि इन ब्रोकर पे कोई मे बी टाइम ज्यादा भी ले सकता है और कोई कम भी ले सकता है, लेकिन नॉर्मली 2 से 3 दिन लग जाता है अकाउंट ओपन। जैसे आपका अकाउंट डीमेट अकाउंट ओपन हो, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप शेयर खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप उसका अकाउंट का यूज कर सकते हैं। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? जैसे आपका डीमेट अकाउंट बनेगा, आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। इसकी लाइव प्रैक्टिकल वीडियो भी आ जाएगी, अभी थ्योरेटिकल समय, क्योंकि हमने कहा था कि जब तक सांप का मंत्र नहीं आता तो बिच्छू के बिल में हाथ नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है, डीमेट अकाउंट हो गया, उसमें ऐड फंड का ऑप्शन आएगा, वहां ऐड फंड में एग्जांपल के लिए आपको 100 रुपए ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको जिस कंपनी के शेयर खरीदने हैं वो सर्च करना है और क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछी जाएगी पोजीशन कि आपको कौन से शेयर खरीदने हैं और कितने के लिए। तो इंट्राडे इसका मतलब सेम टू सेम, आज ही खरीदा आज ही बेचा है। डिलीवरी मतलब आज खरीदा है, कल, परसों, 1 साल, 2 साल बाद तब बेचना है, वो डिलीवरी के लिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर फॉर बाइंग स्टॉक। ये टॉपिक रहेगा कि आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर खरीदना है या रेगुलर पे करना है, स्टॉप लॉस में खरीदना है, एक्सेट्रा। ये सारी आपको नेक्स्ट डिटेल में मिलेगी। आपकी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो हमारा शेयर मार्केट इन टर्मिनोलॉजी। यहाँ अगर आपको वीडियो पसंद आई है या कोई इसमें क्वेरी है तो आप कमेंट में बॉक्स कर सकते हैं।